हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने जो नया चैनल यूर्स नोट शुरू किया है, तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको लॉज के बारे में बताऊंगा। मेरे पास काफ़ी मैसेज आए और जिसमें कहा गया कि आप जो मेडिकल से रिलेटेड कानून है उनके बारे में बताओ। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। मैं इसमें आपको सेक्शन वाइज कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि एक्ट असल में है क्या और क्यों बनाना पड़ा। इस एक्ट के द्वारा क्या क्या काम लिए जाते थे। इस एक्ट का पहला काम था रेगुलेट करना स्टैंडर्ड मेडिकल एजुकेशन का। दूसरा इसका काम था एक्ट का इंक्रीज और डिक्रीज करनी सीट्स मेडिकल कॉलेजेस में। मेडिकल प्रैक्टिशनर के जो मेडिकल सब्जेक्ट की सीट्स होती हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उन्हें बढ़ाना या कम करना इस एक्ट के माध्यम के द्वारा होता था। तीसरा काम, इस एक्ट के द्वारा परमिशन दी जाती थी नए कॉलेजेस को ओपन करने के लिए जो मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। उन कॉलेजेस का जो स्टैंडर्डाइज है, कैसे कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, वहाँ का मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा, फीस क्या होगी, ये सब इस एक्ट के द्वारा निर्देशित किया जाता था। अगला काम इस एक्ट का था रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स इसमें अपनी MBBS कंप्लीट करने के बाद पहले वो स्टेट रोल्स में और उसके बाद जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है उसके रोल में अपने आप को रजिस्टर करवाते थे। और इसके रिलेटेड जो भी काम था इस एक्ट में वो सारा लिखा गया था कि कैसे नए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने मेडिकल की आयुर्विज्ञान की शिक्षा ली है, उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। रजिस्ट्रेशन के साथ और जो उनका टर्मिनेशन है और भी कई कई बातें इसमें बताई गई थी। और मेरे अकॉर्डिंगली इसका आखिरी जो भी था काम, एक मानक तय करना था कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के एथिक्स क्या होंगे, और ये काम थे इस एक्ट के द्वारा किए जाते थे। अभी मैं एक ब्रीफ तरीके से आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या काम लिए जाते थे इस एक्ट के द्वारा। ये एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो पूरे भारत में समान रूप से लागू किया गया था। आपने देखा होगा कई एक्ट्स के शुरुआत में लिखा होगा कि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ भारत में लागू होगा, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। पर इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, जो समान रूप से पूरे भारत में लागू किया गया था। अगली बात, इस एक्ट के अधीन एक काउंसिल का गठन किया जाता था। इस काउंसिल के गठन करने के लिए जो निर्देश, इस काउंसिल के जो मेंबर्स थे, जहाँ तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, जहाँ इलेक्ट किए जाते थे, और इसके अलावा सारी स्टेट्स इसमें अपना एक एक मेंबर भेजती थी। इसके अलावा जो मेडिकल यूनिवर्सिटी थी उससे भी एक एक मेंबर इस काउंसिल का मेंबर बनता था। तकरीबन 8 मेंबर थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। सो दो तरह से इस मेडिकल काउंसिल में मेंबर आते थे, जहाँ तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी, जहाँ वो इलेक्ट होते थे। इसके बाद इन्हीं मेंबरों में से एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता था। और अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट पड़ जाए तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला आखिरी फैसला माना जाता था। जो ये एक्ट है, इसके तकरीबन 34 सेक्शन थे और 3 शेड्यूल थे। जो टर्म थी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, वो तकरीबन 5 साल की रखी गई थी कि वो अपने पद पर 5 साल के लिए आसीन रहेंगे। और इस काउंसिल की जो मीटिंग होती है वो हर साल में कम से कम एक बार ज़रूर होनी चाहिए। और जो इसका कोरम है, तकरीबन कम से कम 15 मेंबर्स जब तक नहीं होंगे तब तक कोरम पूरा नहीं होगा। इसके बाद एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी, इसमें एक रजिस्ट्रार होता था, और जो रजिस्ट्रार होता था उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता था। पहला काम इस एक्ट के द्वारा, पहला काम इसका यही था कि परमिशंस देना। परमिशन किस विषय में? ये परमिशन देता था कि भारत में मेडिकल कॉलेजेस नए जो हैं वो खोले जाएं। दूसरा ये परमिशन देता था कि मेडिकल फील्ड में अगर नए विषय शामिल करने हों तो उन्हें शामिल करने की परमिशन देना। इसके अलावा और भी कई तरह की परमिशन थी जो कि इस एक्ट के द्वारा दी जाती थी, बट मेनली इम्पोर्टेंट, मेरे अकॉर्डिंगली इम्पोर्टेंट ये दोनों ही काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो इस एक्ट के द्वारा, इस कानून के द्वारा किए जाते थे। दूसरा काम था रिकॉग्नाइज करना मेडिकल क्वालिफिकेशन, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो भारत में हैं और जो विदेश में है। ये जरूरी नहीं है कि जो विदेश से भारतीय नागरिक पढ़ के आते हैं उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी। बिल्कुल इस एक्ट के अधीन, इस कानून के अधीन जो विदेश से पढ़ के स्टूडेंट, जो मेडिकल स्टूडेंट विदेश से मेडिकल एजुकेशन लेके आए हैं, तो उनकी डिग्री और उनकी क्वालिफिकेशन को भी इस कानून के अधीन रिकॉग्नाइजेशन मिलती थी। और मैं इस कानून के अधीन एक काम और किया जाता था कि मिनिमम स्टैंडर्ड था, जो कम से कम जो मिनिमम मानक हैं जो मेडिकल विद्या के, उन्हें निश्चित करना। इस कानून के तहत जो मेडिकल काउंसिल थी वो यूनिवर्सिटी से मान्यता ले भी सकती थी कि आपने भाई जो मेडिकल शिक्षा है वो सही तरीके से नहीं दी, जहाँ आपने कहीं रूल्स की अनदेखी की है, तो इसके तहत वो कार्रवाई करके और उनसे अब जो रिकॉग्नाइजेशन है वो वापस ले लेती थी। इस कानून के तहत एक काम ये भी किया जाता था कि मान लीजिए अगर किसी संस्था ने, मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने या संस्था ने कोई नियमों की उल्लंघना की है, जहाँ कोई ऐसा काम किया है जिससे मेडिकल जो है हमारा जगत है उसकी इमेज को क्षति पहुंची है, जहाँ कोई ऐसा काम जो इमोरल हो, इस कानून के अधीन जब एग्ज़ाम होते हैं तो इंस्पेक्शन स्टाफ की अपॉइंटमेंट इस कानून के अधीन मेडिकल काउंसिल करती है। वो जाके जो मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं उनको देखते हैं, जो इंस्पेक्शन स्टाफ होता है वो जाके देखता है कि एग्ज़ामिनेशन किस तरह से लिया जा रहा है। और इस कानून के अधीन जो मेडिकल काउंसिल है वो इंस्टीट्यूशन या मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज से जो उन्हें मान्यता दी गई है उसे भी वापस ले सकती थी। इस कानून के अधीन एक इंडियन मेडिकल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जो कि इसका मेन काम है। वो मेन इसलिए मैं समझता हूँ
कि भारत में जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो तब तक मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक उनका नाम इस इंडियन मेडिकल रजिस्टर में लिखा ना जाए, शामिल ना किया जाए। जो भी प्रोसीजर है, प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है, उसे पूरा करते हुए शामिल ना किया जाए, तब तक वो मेडिकल प्रैक्टिस इंडिया में नहीं कर सकते। तो इस कानून के तहत इंडियन मेडिकल रजिस्टर प्रिपेयर किया जाता है। उसे मेंटेन करना, टाइम टू टाइम अपडेट करना, कॉपीज़ प्रोवाइड करनी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, जी इस कानून के तहत किया जाता था। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में एनरोल हुए हैं उनका नाम इंडियन मेडिकल रजिस्टर में शामिल किया जाता था। उसके बाद ही लाइसेंस मिलता था। ओथ लेने के बाद वो अपना मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर सकते थे। इसके तहत ये भी देखा जाता था कि जो नए मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने किस के अधीन मेडिकल प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी देर की है। और इस कानून के तहत पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जाती है इंडियन मेडिकल रजिस्ट्रेशन में। वो इसलिए किया जाता है जब मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी मेडिकल का स्टूडेंट्स फॉरेन से मेडिकल डिग्री लेके आया है, तो पहले उनकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होती थी और उसके बाद उनकी जो मानक तय किए गए हैं मेडिकल काउंसिल के द्वारा पूरा करने के बाद उनकी परमानेंट रजिस्ट्रेशन की जाती थी। और इसी रजिस्टर में ये भी मेंटेन किया जाता था, मान लीजिए अगर एक मेडिकल स्टूडेंट ने MBBS किया है और उसके बाद उन्होंने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की है तो उसे भी इस मेडिकल रजिस्टर में ऐड किया जाता था। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो आपका नाम अगर स्टेट रोल रजिस्टर से भी निकाल दिया गया है तो आपका नाम जहाँ से भी डिलीट किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको जो स्टेट मेडिकल काउंसिल का फैसला पसंद नहीं आया, जहाँ आप उस फैसले से नाखुश हो, तो आप अपील भी कर सकते हो। इस कानून के तहत प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में बताया गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो किन मानकों के अंतर्गत करनी पड़ेगी। इस कानून के अंतर्गत ये भी बताया गया था, मान लीजिए अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कोई मेडिकल प्रैक्टिस सही ढंग से की है पर उसका नतीजा सही नहीं निकला, आसान भाषा में, तो उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ किसी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा एक और काम था, कई नए रूल बनाने, और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो नए संशोधन भी कर सकती थी, नए स्टैंडर्ड डिक्लेयर भी कर सकती थी। ये है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो, इंक्वायर करना हो कुछ भी, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करो। तो अभी इतना ही, अगली बार आपके सामने पेश होऊंगा नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 को लेकर और उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, अलविदा।